हाँ, एक कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी थी, शायद ये न्यूमेरिकल छोड़ा था। हुआ ये सॉल्व? भाई क्या हुआ, तुम्हारे माइक क्यों बंद है सबके? यस सर, ट्राई किया था, हुआ। हुआ नहीं। देखिए सो यहाँ जो मैंने आपको सरफेस दी थी ना, दैट इज अ प्लेन सरफेस। देख लीजिए, शायद इतने हिंट से काम चल जाए। ये ऑब्जेक्ट है आपका। ये जो मैंने आपको सिलेंड्रिकल सरफेस दी हुई है, इसमें प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों मिक्स्ड है। ये ऑब्जेक्ट है, तो पहला जो रिफ्रैक्शन होगा वो रिफ्रैक्शन पहले प्लेन सरफेस से होगा, उसके बाद जो रिफ्रैक्शन है वो कर्व सरफेस से होगा। तो प्लेन सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है आपकी एम आर। तो देखिए, प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ऑफ एम आर। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। एयर से ग्लास में लाइट जा रही है, सो योर N2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज 1.5, N1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विच इज 1। N1 बाय माइनस यू प्लस N2 बाय वी इज N2 माइनस N1 बाय आर। आपने अप्लाई कर दिया, सारी वैल्यूज रख दी। N1 की जगह 1 रख दिया, यू की जगह आपने माइनस ऑफ एम आर रख दिया, N2 बाय वी, आर इज इनफाइनाइट। इसे सॉल्व किया, आपका वी आ गया 1.5 एम आर, माइनस 1.5 एम आर। ये आपकी इमेज बन गई। ये जो I1 है ये प्लेन सरफेस के लिए इमेज है, बट ये जो कर्व सरफेस है इसके लिए I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो देखिए, I1 इज इमेज फॉर प्लेन सरफेस एंड दिस I1 इज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस। तो सेकंड इज द कर्व सरफेस। जब आप कर्व सरफेस के लिए अप्लाई करोगे तो देखना, ये जो 1.5 mr आया है, दिस 1.5 mr इज फ्रॉम द प्लेन सरफेस। कर्व सरफेस से जब आप लोगे तो r और ऐड, समझ आ रहा है? 1.5 mr इज फ्रॉम द प्लेन सरफेस, जब आप कर्व सरफेस से लेंगे तो mr और ऐड हो जाएगा, r और ऐड। सो दैट्स द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। खुद देखो ना, यहाँ प्लेन सरफेस से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 mr, और ये कर्वेचर है r का। तो टोटल हो गया 1.5 mr प्लस r। इस कर्व सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो जाती है। रे पैरेलल होने का मतलब है कि फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी में बन रही है। N1 है 1.5, N2 है 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर है माइनस आर। वैल्यू रख दो, N1 बाय माइनस यू प्लस N2 बाय वी इज N2 माइनस N1 बाय आर। तो जब आप नंबर्स रखोगे, N1 इज 1.5, U की जगह आपने माइनस ऑफ 1.5 mr प्लस आर रखा है। V rays parallel हो रही है, so your V is infinity, which is N2 minus N1, 1 minus 1.5 by minus R. Radius of curvature negative. सॉल्व किया आपने, you get M equal to this one 4/3। इतना हिंट काफी होना चाहिए। करिए कैलकुलेशंस, अगर कहीं कुछ और हेल्प चाहिए तो आप यहाँ देख लो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंसेस में देखते हैं। मानस, समझ आया अब ये, अगर ये पहले नहीं हुआ था तो? यस सर।
Done, sir. Okay, so spherical refracting surface is complete. कुछ previous years के questions देखते हैं. Then we'll start lens. के बाद lens start करेंगे. So कहाँ गया जी? देखो प्लेन सरफेसेस पर तो हम सब कर चुके थे. अब कर्व्ड सरफेसेस में रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन. अदर क्वेश्चंस लेंस से ही होते हैं. स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस सब लेंस में यूज कर लेता है. इसे करना जरा. क्वेश्चन नंबर 14. आंसर्स बताइएगा मुझे. क्वेश्चन नंबर 14. ये तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. चलो गुड. मानस का आया कुछ. यश, अभिनव. ओके अभिनव. अब्दुल्ला, आसिया. यस सर, एक मिनट. हो गया. So देखिए 14th में I can be regarded as a single refracting surface. Radius of curvature of this surface is equal to that of cornea, 7.8 meter. So yeah, I समझ लो. The surface separates two media of refractive index 1 and 1.34. ये refractive index 1 है.
and this refractive index is 1.34. Calculate the distance from the refracting surface at which a parallel beam of light will come to focus. ये आपने पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दी, ऐसे आई होगी, आएगा कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने दिया हुआ है which is 7.8 m. So that's all. So देखो वन लाइन कैलकुलेशन है. Your object is at infinity. जो फर्स्ट मीडियम है जहां से रेज आ रही है that is n1 which is equal to 1. n1 is equal to 1. n2 will be 1.34. Radius of curvature positive होगा, so the radius of curvature is 7.8 mm. और वो आपसे पूछ रहा है इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है ना, जहां जाकर ये कन्वर्ज होगा. तो आप यूज कर सकते हो n1 by minus u plus n2 by v is n2 minus n1 divided by r. तो जब आप वैल्यूज रखेंगे then your n1 is 1.34. It's minus of u, so it's minus of infinity plus n2, sorry, n1 is 1 plus n2 which is 1.34 by v. It's n2 minus n1, 1.34 minus 1 divided by r which is 7.8. So ये 1.34 divided by v हो गया, it's 0.34 divided by 7.8. So ये 2 times चला जाएगा, नहीं 0.34 है ना, तो यहाँ से v आ गया. यही आया था 3.1 जो तुम लोगों का आ रहा है. हाँ, इसी को सॉल्व कर कर 3.1 आ रहा है. सर वो 0.78 1.34 into अच्छा 7.8 mm, 0.78 divided by 0.34, 3.07. into 10 raised power minus 1. So it's 3.07. अगर किसी से नहीं हुआ तो लिख लीजिए. सक्षम अब क्लियर है? सक्षम लॉग आउट हो गया. सर इसमें v इंफिनिटी नहीं लेंगे हम? नहीं, u इंफिनिटी लेंगे ना, रेज जहां से आ रही है. पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट विल कम टू फोकस, तो जहां से रेज आ रही है वो इंफिनिटी. ओके सर. चलिए इसको लिख लीजिए. तो एक क्वेश्चन और है इसमें. फिर लेंथ स्टार्ट करें. लिख लिया आसिया? यस सर. नेक्स्ट देखो. क्वेश्चन नंबर 18. इतना क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर रे डायग्राम दिखाते हैं.
इतना लिखा आपने? जो सर रे डायग्राम गिवन है उसको दिखाएं, ये लोड कर लिया था? चलिए, ये रहे ऑप्शंस। तो इसमें आप दोनों चीजें यूज करेंगे, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी, और आपने जो प्लेन मिरर के लिए पढ़ा होगा, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होते हैं। सर क्वेश्चन दिखाना चाहिए। डन। क्वेश्चन में क्या दिया? ये आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यहाँ से ले सकते हो, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर से कितना डिस्टेंस होगा, पहला रिफ्लेक्शन मिरर से होगा, फिर सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी। पहला मिरर से रिफ्लेक्शन लो। आप दो काम कर सकते हैं, आप स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाला रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एपरेंट डेप्थ भी यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। किसी से हो रहा है? अब्दुल्ला, यश, यस सर। अभिनव, हो रहा है ये या मुझे ही करना है? अगर मुझे ही करना है तो मैं भी कर देता हूँ, क्यों 2-4 मिनट खराब करेंगे। कर रहे हैं आप? देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको हिंट, पहले आप मिरर लो, मिरर के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मिरर को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लो, मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करो, फिर वो जो भी इमेज होगी उस पर आप फिर अप्लाई कर दो आपका जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी आप यूज कर सकते हो, आप एपरेंट डेप्थ भी यूज कर सकते हो। ओके, यश का आंसर आया, एक आंसर और आ जाए उसके बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ।
गुड इवनिंग हर्षित, बहुत छुट्टियां मारते हैं आप। ओके, किसी से नहीं हुआ, चलिए मैं सॉल्व करूँ। देखिए, ये जो आपकी सरफेस है यही सॉल्व हो जाएगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, मींस ये पूरा जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। मुझे कुछ कुछ आप लोग बताते जाओ, जैसे अभिनव मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रह जाएगा? 4 सेंटीमीटर। आप लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आप लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, तो पहले मैं मिरर सॉल्व कर, तो आपके मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट्स -4 सेंटीमीटर। आपके मिरर की फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, सो ये आ जाएगी -5 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। आप अप्लाई करिए 1/v + 1/u is 1/f. 1/v is 1/f minus 1/u. 1/f is 1/-f minus 1/u plus 1/4. It's -1/4. तो आप 1/v लोगे, your LCM will be 20. It's -4 + 5, so it's 1/20, v20 है। मीन्स ये जो बबल है जो 4 सेंटीमीटर पर है, 20 आ रहा है, कुछ और होगा, बट चेक कर ला। 1/f minus 1/u, f is -5, u is -4, so plus 20 -4 + 5, yes 20 आ गया। तो ये जो यहाँ रखा हुआ था मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कुछ यहाँ नजर आए, ये यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, कितना मिरर से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। आसिया, अब्दुल्ला, यहाँ तक बताइए मुझे, इस पॉइंट तक, इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम है? फिर हम नो आगे सर। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपकी एपरेंट डेप्थ है। अब देखो, ये 20 सेंटीमीटर आया मिरर से, ये आपको दिया हुआ है, और ये v आ रहा है +20। अरे ये भी तो प्रॉब्लम है, +20 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? +20 है ना, तो ये आपको इससे यहाँ पर लाइट की डायरेक्शन में मिलेगा। +20 का मतलब है यहाँ आपको पॉइंट दिखेगा, दिस सेपरेशन इज 20 सेंटीमीटर। चलो जी, अब यहाँ देखते हैं। अब जब ये लाइट रेज वापस जाएंगी तो यहाँ से रिफ्रैक्शन भी होगा। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर हम एपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, क्योंकि प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस तो है नहीं। कर्व्ड होती तो पूरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यूज करना पड़ता। तो मुझे बस इतना बता दो कि इस सरफेस के लिए रियल डेप्थ कितनी है, dr कितनी है, ये है आपका ऑब्जेक्ट। इस सरफेस के लिए रियल डेप्थ कितनी है? आसिया बताओगे रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है? सर किस सरफेस के लिए, जो प्लेन बबल है? प्लेन सरफेस के लिए, ये जो बबल की इमेज बनी है ना 20 पर, इसके लिए इसकी रियल डेप्थ कितनी? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। तो dr इज 30। डी एपरेंट आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको सिर्फ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड मीडियम डिसाइड करना होता है कि इसमें से आपका कौन सा मीडियम है जो इंसिडेंट है और कौन सा मीडियम है जो रिफ्रैक्टेड है। तो देखिए, लाइट आप की जा रही है, आपको कैलकुलेट, रिलेशन क्या होता था? रिलेशन ये था ना, डी एपरेंट इज डी एपरेंट बाय डी रियल इज ni by nr था या nr by ni था?
NI वो मीडियम है जहां पर ऑब्जेक्ट है, तो आपकी ऑब्जेक्ट है सर NR अपॉन NI था। NR अपॉन NI। बस इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज रख दीजिए। NR वो मीडियम है जहां लाइट रिफ्रैक्ट होकर जा रही थी, और NI वो मीडियम था जहां आपकी लाइट थी। तो ये तो एयर में है अभी, तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी रिफ्रैक्ट, ये तो रिफ्रैक्ट होकर एयर में, तो ये आपका NR1 आ जाएगा, NI आपका 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका D एपरेंट आ गया, इट्स D डिवाइडेड बाय D रियल। रियल जो है आपका वो 30 है, 30 डिवाइडेड बाय, तो ये 300/15 हो जाएगा। D आ गया 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर नीचे दिखेगी 30 की जगह, 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, दैट्स आंसर। चलिए लिखिए। ये आया सबके समझ में? आप चाहो तो यहाँ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। बस प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इनफाइनाइट लेना। डन सर। एक क्वेश्चन और बस। फ्लैट में दिया। अच्छा ये तो हमने 36 कर लिया था। ओके दैट्स इनफ, ये एक तो हमने सॉल्व कर दिया। So that was about spherical refracting surface. Spherical refracting surface के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स लेंस। लेंस का शुरू का पोर्शन बहुत थ्योरेटिकल है, तो मैं जस्ट आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से नोट कर लोगे। लेंस मेकर फॉर्मूला से मुझे कुछ कुछ ड्राइव करना। आपने देखा है मेजर जो क्वेश्चन है वो लेंसेज से आते हैं। तो देखो लेंस बनेगा कैसे। लेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस। आप दो कॉन्वेक्स सरफेस कंबाइन कर सकते हैं, तो डबल कॉन्वेक्स या बाय कॉन्वेक्स लेंस होगा। आप दो कॉनकेव स्फेरिकल सर्फेसेस, वो सर्फेसेस जो आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ी है, उसी के कॉम्बिनेशन से लेंस बनेगा। दो आप कॉनकेव सर्फेसेस कंबाइन कर लीजिए, यू विल गेट बाय कॉनकेव लेंस। एक प्लेन ले लीजिए, एक कॉन्वेक्स ले लीजिए, इट्स प्लेनो कॉन्वेक्स। एक प्लेन ले लीजिए, एक कॉनकेव ले लीजिए, प्लेनो कॉनकेव। एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव ले लीजिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। अब देखो एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स ले लीजिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ये दोनों एक ही तरह के लेंसेज हैं, बस को पलट के रख दिया है। फर्क आता है फोकल लेंथ से। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो आप कहोगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव था, इट्स बिहेविंग लाइक अ कॉनकेव लेंस। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाती है देन दिस इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये लेंसेज हैं जो आपको स्टडी कर। लिखिए इतना। अभी कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक चीजें, जल्दी जल्दी इसको लिख लो। मेजर स्टार्ट होगा लेंस मेकर।
नोट कर लिया आपने? स्क्रॉल करूं से? नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल सेंटर। आपको थिन लेंस स्टडी करना है। थिन लेंस का मतलब होता है P1 P2, मतलब आप अगर दो सरफेसेस ले रहे हो, दोनों सरफेसेस के पोल्स होंगे। ये पहली सरफेस का पोल है, ये दूसरी सरफेस का पोल है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर मैं कह रहा हूँ लेंस थिन है, दैट मींस P1 P2 और O, ये सब इनके बीच का सेपरेशन इतना कम होगा कि आप डिस्टेंस P1 से लो, आप डिस्टेंस O से लो, या आप डिस्टेंस P2 से लो, बात एक ही है। दैट्स थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन। हम जो भी डिराइव करेंगे इनिशियली, वो सब थिन लेंस के लिए करेंगे। पूरी एनसीईआरटी थिन लेंस के लिए लिखी हुई है। एट द एंड हम कुछ चीजें थिक लेंस के लिए पढ़ेंगे। जेई में कुछ क्वेश्चन थिक लेंस पे आए हुए। सो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, सेंटर ऑफ द लेंस है, वहां से कोई भी रे जाएगी तो स्ट्रेट पास होगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स का हो या कॉनकेव लेंस का हो, अगर वहां से कोई रे जा रही है, इट पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दैट्स द ऑप्टिकल सेंटर। और थिन लेंस का मतलब सिर्फ यही है कि P1 O P2 इतना क्लोज है कि आप सेपरेशन किसी से भी लें, एक ही बात है। अगर ये थिक लेंस होता तो रे कई बार रिफ्रैक्ट होती, मुझे दिखाना पड़ता कि रेयर से डेंसर गई, फिर डेंसर से रेयर गई। बट सिंस वी आर टेकिंग थिन लेंस, तो इसके बीच के अंदर के रिफ्रैक्शंस को कंसीडर नहीं करते। अब यहां फिर से फोकस की डेफिनेशन है। फोकस वही है जो आपने स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में पढ़ा था। दो तरह के फोकस हैं आपका, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जिस पर अगर आप, ये है आपका, अगर यहां आपने ऑब्जेक्ट रख दी तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद रेस पैरेलल हो जाती है। दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव लेंस के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का मतलब है अगर रेज आपने कन्वर्ज कर दी तो कोई एक पॉइंट होगा, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो रेज यहां मीट करती, रिफ्रैक्शन की वजह से रेज पैरेलल हो जाएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल हो जाती है। दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। आप फोकल लेंथ देखोगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच के सेपरेशन को फोकल लेंथ कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का सेपरेशन फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस की फर्स्ट फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। देखो लाइट की डायरेक्शन, लाइट O से F जा रहे हो, आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेंस में सारे सेपरेशन आप ऑप्टिकल सेंटर से लेते, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से आप F1 जा रहे हो और गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। सेकंड प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है जहां पैरेलल रेज कन्वर्ज हो जाए और दे अपीयर टू कन्वर्ज। तो अगर आपने एक पैरेलल रेज ली, कन्वर्जिंग लेंस है, तो किसी पॉइंट पर फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, इसको आप सेकंड फोकस कहोगे। एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट्स पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस होगा तो यूजुअली ये डाइवर्ज करता है, रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, पीछे प्रोड्यूस करोगे किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखेंगी, दैट इज योर सेकंड फोकस। बाय डिफॉल्ट फोकस मीन सेकंड फोकस। अगर मैं आपसे कहता हूं फोकस ऑफ अ लेंस, दैट मींस मैं सेकंड फोकस की बात कर रहा हूं, जहां पैरेलल रेज कन्वर्ज होती हैं और दे अपीयर टू कन्वर्ज। फर्स्ट फोकस होगा तो मैं मेंशन करूंगा, मैं बताऊंगा आपको कि अच्छा ये फर्स्ट फोकस है, सारी कंडीशंस मुझे आपको फर्स्ट फोकस की देनी। यहां तक कोई डाउट किसी को? हर्षित बहुत दिनों बाद आया है, कोई डाउट इसमें? मानस? नो सर। नो सर। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, ऑप्टिकल सेंटर, फिर लेंस मेकर फॉर्मूला स्टार्ट करें। आज कोशिश करते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला और से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, मेजर पोर्शन खत्म। अच्छा तुम लोगों के 11th के पोर्शंस का क्या हाल है? क्योंकि जेई के अटेम्प्ट्स तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई से शुरू हो जाएंगे, 4 अटेम्प्ट होंगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई, या मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक जाएगा आपका। 11th का क्या हाल है आसिया, याद है? सर नहीं सर, रिवाइज करना है अभी तो। कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाया था उनका तो मुझे पता है। यश, मानस याद है या सब भूल गए? सर थोड़ा सा वीक है। यश सर लेटर चैप्टर्स में दिक्कत है थोड़ी। सेकंड बुक? यस सर। यस सर, मुझे भी जो ऑसिलेशन वाला चैप्टर है उसमें प्रॉब्लम है। अभिनव?
तुम्हारा 11th कैसा है? मतलब आप तो मेरे पास कभी 11th में तो हमने पढ़ाया नहीं था। तो मैथ्स और फिजिक्स थोड़ा बहुत फिजिक्स इसके लास्ट के लिए चैप्टर अब्दुल्ला सर थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 50-50% आता है जेई में। 12th की जो सेकंड बुक मैं करा रहा हूँ वहां से कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा तुम्हारा, अगर तुम जैसे करा रहा हूँ वैसे तुम फॉलो करते जाओगे। एंड आई होप कि फर्स्ट बुक आपने इतने ज्यादा लंबे टाइम में करी है कि वो फर्स्ट बुक आपकी स्ट्रांग होगी। 11th का रह जाता है। 11th में अलग से क्लासेस लगाई जा सकती हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों के लिए ना कितना स्कूल है कि अभी स्कूल की क्लासेस अटेंड करनी होती हैं। यस सर। Yes, sir. क्योंकि 11th के बिना तो यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ना आपका 95-96 के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल होता है। एक प्लान ये हो सकता है कि हम आपको वीडियो लेक्चर्स दे दिया करें, क्योंकि ना इस टाइम हमेशा हम एक रिवीजन टेस्ट सीरीज रखते हैं। लास्ट ईयर भी जो 12th के बच्चे थे उनका जल्द जी शुरू कर दिया था, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम्स एक ही बार हुए थे, इस बार तो 2 उसमें जा रहे हैं। तो एक रिवीजन टेस्ट सीरीज हम रखते हैं, इसमें आपका 11th 12th दोनों होगा, लाइक 3 चैप्टर्स कर आपको पूरा शेड्यूल मिल जाएगा वीक में। तो जिन लोगों का 11th वीक है, बजाय इसके कि मैं अलग से आपके लिए पूरी क्लासेस रखूं जो फिजिबल नहीं होगा आपके लिए कर, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे सकता हूँ 11th के। बाकी उन टेस्ट सीरीज के डिस्कशन से आप सीख जाओ। यस सर। लेकिन अगर Yes, आप जरा सा सीरियसली ले लो ना दोस्त, तो मेंस, मतलब मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा, मेंस क्रैक करना जिस तरह के आप लोग हो बहुत मुश्किल नहीं होता। लाइक 96-97 के ऊपर जाना मुश्किल नहीं, और थोड़ी सी एफर्ट्स लगाओगे तो एडवांस भी ऐसा नहीं है कि क्रैक ही नहीं होगा। हाँ, 100,000 रैंक लाने में थोड़ी एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती। और हर्षित ये तुम्हारे लिए भी, तुझसे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे यार। तुम अगर कुछ वैसे हो जाओ ना जैसे तुम 11th के शुरू के कुछ दिनों में थे, पता नहीं क्या हो गया इसको। सो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल तो बन गया है, वो शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा। उस टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। लेकिन कुछ भी सीरियसली लेने से पहले ना, पहले ट्रस्ट करना होता है कि आप वो क्रैक कर जाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में 99-98 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट नहीं 4 अटेम्प्ट होती हैं जेई में। पहले अटेम्प्ट के बाद पता चल जाता है ओके ये टॉपिक वीक था, फिर बच्चा उसको प्रिपेयर करके जाता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और आसिया, इन सबसे ज्यादा एडवांटेज आपके पास होगा जेई में। कैस्पल कर रहा है 11th का रिवीजन। कैस्पल का तो इंटरनेट का इशू हो जाता है। ये लड़का लद्दाख का आइडिया। लिख लिया इतना सबने? तो एक काम कीजिए आप लोग, रिवीजन अपना 11th का जो रिवीजन है, डायमेंशन और एरर मत करो। डायमेंशन और एरर तो आप कभी भी कर सकते हो, आखिर के टॉपिक्स होते हैं। आप वेक्टर्स से रिवीजन शुरू कर दीजिए। कैलकुलस आपको आता है, वेक्टर्स, मोशन इन 1D। जो फर्स्ट टेस्ट होगा उसमें वेक्टर्स होगा, मोशन इन 1D होगा, मोशन इन 2D। लाइक जो काइनेमेटिक्स वाला पूरा पार्ट है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, पूरा काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, पूरा प्रोजेक्टाइल वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। पहला वो होगा, उसे रिवाइज करना शुरू करो। बाकी मैथ्स और केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा शेड्यूल। ये टफ नहीं है जो बचा हुआ है ना 12th का, इसकी बहुत टेंशन मत लेना। ये तो सिर्फ मैं धीरे धीरे करा रहा हूँ। अगर मुझे बहुत तेजी से खींचना होगा तो मैं एक दिन के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब खींच सकता हूँ। लेकिन आप 11th का रिवीजन शुरू कर दें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला, तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला का क्या मतलब है। लेंस मेकर फॉर्मूला आपके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, आपके लेंस की फोकल लेंथ
और आपके लेंस की दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करता है। दैट्स लेंस मेकर फॉर्मूला। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड सराउंडिंग। लेंस और सराउंडिंग का ये n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लेंस एंड n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। इन सबको जो कनेक्ट करेगा फॉर्मूला, दैट्स लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, मैं दोबारा रे डायग्राम बना सकता हूँ, लेकिन तुम शार्प लोग हो। देखो, अगर तुम्हें इस रे डायग्राम से समझ में आ जाता है तो बताना, नहीं आ रहा तो मैं दोबारा ड्रॉ करके बता दूं। देखो, दिस इज लेंस, दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस से xp1y, दूसरी सरफेस से xp2y। अगर इस रे डायग्राम से ना समझ में आए मुझे फ्रैंकली बताना, मैं दोबारा ड्रॉ कर दूंगा, बस कुछ टाइम बचाना चाह रहा हूँ। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे आपको बहुत परेशानी आने वाली। लेंस मेकर फॉर्मूला पर ही आगे का सारा लेंस बेस्ड है, xp1y और xp2y। तो देखो, xp1y जो है आपकी पहली सरफेस, इसका जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में मिलेगा। ये जो xp2y सरफेस है, जब आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में मिलेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढते कैसे? ऐसे ढूंढते, स्फेयर बना दो, कर्वेचर पता है ना, स्फेयर बना दो, राइट में स्फेयर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में। इस सरफेस को लेकर स्फेयर बनाओगे, लेफ्ट में स्फेयर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में हो जाएगा। तो आपको दोनों सरफेसेस का सेंटर ऑफ, अरे भाई, देखिए, सो ये पहली सरफेस है आपकी जहां से रिफ्रैक्शन होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। सारे डिस्टेंसेस हम सरफेस में पोल से लेते थे, लेकिन यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं क्योंकि इट्स अ थिन लेंस। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर C1 तक, दिस इज R1। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ इंसिडेंट कर दिया, इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल के लिए आप पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिए। लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो, अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो स्ट्रेट जाती, रिफ्रैक्शन की वजह से ये बेंड कर गई टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर दूसरी सरफेस नहीं होती तो ये सीधे जाती और यहां जाकर मिल जाती I1। तो ये जो पहली सरफेस है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है O1, पहली सरफेस के लिए जो इमेज है दैट इमेज इज I1, और पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। फर्स्ट सरफेस समझ में आया सबको? अब्दुल्ला, अभिनव, वासिया, मानस, फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन क्लियर है? हर्षित, हर्षित फ्रेश Yes, sir. टॉपिक है वो, Yes, कुछ नहीं sir. छूटा, इससे पुराना जो छूट गया उसका कोई रिलेशन नहीं। ओके, अब बताओ मुझे, ये तो रे स्ट्रेट तो जा ही नहीं सकती ना, सेकंड सरफेस फिर से, ये मुझे अभिनव बताएगा। अभिनव, लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है तो कहां बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर अभी अब देखो, इस पॉइंट पर नॉर्मल कैसे ड्रॉप करोगे? यहाँ रिफ्रैक्शन होगा ना, नॉर्मल चाहिए, कैसे ड्रॉप करोगे अभिनव? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कौन सा सेंटर, C1 C2? C1 देखना, ये फर्स्ट सरफेस है सेकंड सरफेस है? ये xp2y फर्स्ट है सेकंड है? ये सेकंड सेकंड, सेकंड का पोल P2, सेकंड का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो सरफेस को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग नॉर्मल ड्रॉप करोगे ना, तो नॉर्मल कहां से जाएगा? C1 C2? C2। ये स्ट्रेट जा रही थी, थोड़ा और बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ आपको फाइनल इमेज मिल जाएगी। तो देखिए, सेकेंड सरफेस के लिए ये I1 जो फर्स्ट सरफेस की इमेज थी, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, एंड दैट इज, दिस इज द इमेज फॉर द सेकेंड सरफेस I, फाइनल इमेज है। तो अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो रे स्ट्रेट जाती, बट रिफ्रैक्शन की वजह से इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर I1 तक इमेज डिस्टेंस है V1, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर I तक इमेज डिस्टेंस है V, ऑप्टिकल सेंटर से C1 तक रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R1, ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R2। एक बार ना हर्षित जरा समराइज कर देगा। हर्षित, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? Sir, O1.
O1 फर्स्ट सरफेस की इमेज क्या है? I1, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट? हाँ, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? सर जहाँ लेफ्ट साइड जहाँ कर्व पे सॉरी लेंस पे जहाँ वो रे स्ट्राइक कर रही है वो नाम बताओ ना. I1 I क्या है? सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? सर I1 I1 और सेकंड सरफेस की इमेज इज I रे डायग्राम ड्रॉ कर लो. वेरी गुड. इसके बाद दो लाइन की कैलकुलेशन. दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला. और जिसको जहां प्रॉब्लम आती जाए मुझे बताते जाओ. ये डेरिवेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एग्जाम में रट कर लिख कर आ जाएंगे. न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. रे डायग्राम ड्रॉ कर लो तो बताना मुझे. इसको स्टार्ट करते हैं. हर्षद, अब जो बचा हुआ टाइम है ना अगस्त तक का, मतलब आप लोग मेरे साथ अगस्त तक हैं, जब तक आपका आखिरी अटेम्प्ट जेई मेंस का नहीं हो जाता है तब तक छुट्टियां ना हो हर्षद. अब बिल्कुल भी यस सर मतलब क्या बुराई होगी कि अगर जेई क्रैक हो जाए. मतलब जितने क्वेश्चन तुम पूछते रहते हो साइंस से रिलेटेड, किसी ढंग के अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ. बीटेक ना करो, वहां से तुम बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कर लो. बुरी बात है. घर वाले थोड़ा सा खुश हो जाएंगे. नो सर उसके लिए थोड़ी सी प्रायोरिटीज चेंज करनी होगी बस, और कुछ नहीं. कितने दिन मांग रहा हूँ मैं? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लास्ट अटेम्प्ट तक. मतलब मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. लास्ट अटेम्प्ट तक धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करता है वो. लास्ट अटेम्प्ट तक जाते जाते ठीक हो जाता है. फर्स्ट अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में बहुत परसेंटाइल का डिफरेंस होता है. स्पेशली इस बच्चे के लिए जो फर्स्ट जो 12th के बाद दे रहा होता है. ड्रॉप आउट्स की अलग कहानी होती. जुलाई तक होगा शायद लास्ट अटेम्प्ट. जब तक नहीं हो जाता तब तक समझ लो 4-5 महीने हैं तुम्हारे. और यकीन मानो एक बार 99 परसेंटाइल आ गई ना तुम्हारी जेई में, तुम जहां भी रहते हो वहां के सेलिब्रिटी बन जाओ. 100 आ जाए तो बात ही अलग है. मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. 99 इज डूएबल. लास्ट ईयर समद वमद बच्चे थे, उन सबका इतना ही था. फिर तुम अगर मुझसे कहो ना एडवांस नहीं देना तो नहीं देना, कोई बात नहीं. मतलब 99 परसेंटाइल पे तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा. ना लिख लिया? स्क्रॉल करूं इसे? Yes, sir. अच्छा. Yes. अब देखो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला चाहिए. पहला रिफ्रैक्शन है XP1Y सरफेस पर. दिस इज सरफेस XP1Y. अब ये ना इन बच्चों को रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर कराते हैं, आप लोगों को नहीं. मुझे बताओ XP1Y सरफेस के लिए इंसिडेंट मीडियम कौन सा है और रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन सा है? अब्दुल्ला बता देगा. अब्दुल्ला, XP1Y के लिए इंसिडेंट मीडियम कौन सा और रिफ्रैक्टेड कहाँ गया? अब्दुल्ला. आसिया
तुम बताओ। XP1 y से N2 इंसिडेंट है और N1 रिफ्रैक्टेड। बात कर रही हूँ। मानस, आसिया सही कह रही हो? अरे भाई कौन सी सर्विस के लिए? नहीं सर N1 होगा। XP1 y के लिए इंसिडेंट कौन सा है? N1 इंसिडेंट है, N2 रिफ्रैक्टेड है, जहां से लाइट आ रही है वो इंसिडेंट, जहां रिफ्रैक्ट होकर जा रही है वो रिफ्रैक्टेड। तो आप ऐसे लिखोगे N1 by minus u plus N2 by V1 is N2 minus N1। फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है u, इमेज ये है V1, इट्स N2 minus N1 by R1। सेकंड जो सरफेस है ना, सरफेस XP2y, इस XP2y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट थी आपकी I1, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज V1 which is incident medium N1 or N2। light is moving from lens to air। yes Abhinav, which one is incident medium now? light lens से air तक जा रही है, incident medium कौन सा है? अभिनव, लाइट लेंस से एयर में जा रही है, इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? कहाँ आ रहा है मुझे तो? अब्दुल्ला, लेंस से एयर में लाइट जा रही है, इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? सर हम्म, सर N2। N2 इंसिडेंट मीडियम है, N1 रिफ्रैक्टेड मीडियम। यस तो यहाँ पर N1 की जगह आप N2 लिख दोगे, N2 की जगह N1 लिख दोगे। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? V1। इमेज डिस्टेंस क्या है? V। तो आपने लिख दिया N2 by minus V1 इट्स योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U की जगह V1 आ गया, 1 की जगह 2 आ गया। N1 by V is N1 minus N2 by R। इसके बाद सिर्फ इतना काम करा है कि इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो देखो जब तुम ऐड करोगे दिख रहा होगा तुम्हें ये ना कि N2 by V1 और N2 by minus V1 कैंसिल हो जाएगा। V1 इंटरमीडिएट इमेज थी ना, वो तो कैंसिल ही हो जाएगी, बचेगी नहीं कैलकुलेशन। तो ये आ गया N1 by minus U plus N1 by V is N2 minus N1 by R1 minus of माइनस कॉमन ले लीजिए N2 minus N1 by R2। N1 कॉमन ले लो, 1 by V minus 1 by U is N2 minus N1, कॉमन लिया 1 by R1 minus 1 by R2। अब ये जो N1 by V minus 1 by U है, इसको आप 1 by F लिख सकते हैं। इट्स 1 by F is N1 into 1 by F is N2 minus N1, 1 by R1 minus 1 by R2। तो 1 by F हो जाएगा इट्स N2 by N1 minus N1 by N1, 1 by R1 plus minus 1 by R2। तो N2 by N1 is N21 minus 1, 1 by R1 minus 1 by R2। क्या आ गया आपका लेंस मेकर? तो what is N21? It's refractive index of medium of lens with respect to surrounding। तो देखिए लेंस की फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। आपने इन सबको करेक्ट कर दिया। अब कुछ कुछ चीजें और याद रखिए। अगर यहां से फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो आप कहोगे लेंस कन्वर्जिंग है। अगर यहां से फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो आप कहोगे कि लेंस डाइवर्जिंग है। थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन लिखा हुआ है। N1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग, N2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लेंस। चलो जी इतना लिखो। अच्छा मैं ना शायद बीच बीच में बहुत तेज हो जाऊं, अगर आप किसी को ना समझ में आए तो मुझे प्लीज बता देना। मतलब मैं जब ये एक्सपेक्ट करने लगता हूँ ना जे मेंस वाला, तो फिर मैं ये मानता हूँ कि जो मैं उन बच्चों को करा रहा हूँ जो सिर्फ सीबीएसई के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपकी स्पीड उनसे बहुत ज्यादा है, तो मैं कई कई जगह बहुत तेजी से निकल जाऊंगा, स्पेशली डेरिवेशंस में, ताकि हम उन चीजों के लिए टाइम बचा पाए जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, मैं स्क्रॉल करता हूँ। इसमें कोई डाउट किसी को? यश, हर्षित, कोई इशू इसमें? नो सर। नो
Done, sir. ये बोर्ड्स में 5 मार्क का डेरिवेशन होती है। लिखा है इतना Done, आप sir. लोगों ने? स्क्रॉल करो। याद रखिएगा इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन यूज करना है। इट्स अ सिंगल फॉर्मूला, हर तरह के लेंस के लिए वैलिड है। तो यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको, जब भी आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे यूज साइन कन्वेंशन। आप लिख लो तो बताना मुझको। मैं साइन कन्वेंशन आपको सिखा देता हूँ इसका, कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कैसे फर्स्ट और सेकंड सरफेस चूज करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं। हो गया? लिख लिया? चलिए, सो देखो यहाँ क्वेश्चंस में ना सबसे जो मेजर एक काम होता है दैट इज टू यूज साइन कन्वेंशन यहाँ पर। तो आप थोड़ी सी साइन कन्वेंशन सीख लो कि फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस आप कैसे डिसाइड करते हैं, R1 और R2 आप कैसे डिसाइड करें। अरे क्या हो गया? Just 1 second. Just 1 second.
सो देखिए यहाँ पर जब आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो तो मैंने आपको ये लेंस दिया, मैं आपसे कहता हूँ इसके लिए ना R1 और R2 के साइन डिसाइड कर दें। लाइट ऐसे आ रही है, लाइट की डायरेक्शन में जो सरफेस होगी दैट्स योर फर्स्ट सरफेस और ये सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड सरफेस विल डिपेंड कि लाइट कहां से आ रही है। सो दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। तो ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 विच इज पॉजिटिव। ये पोल है आपकी सेकंड सरफेस का, ये सेकंड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेकंड सरफेस का, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R2। आप लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो R2 नेगेटिव होगा। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि लाइट राइट से जा रही है या लेफ्ट से जा रही है, आप लेफ्ट से भी लाइट लोगे तब भी ऐसी होगा, ये फर्स्ट सरफेस हो जाएगी तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट होगा R1 और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव होता है, R2 नेगेटिव होता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे इफ दिस इज अ कॉन्केव लेंस, लाइट ऐसे आ रही, तो लाइट के डायरेक्शन में जो पहली सरफेस होगी दैट इज द फर्स्ट सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड दिस इज द सेकंड सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो ये पहली सरफेस का पोल है, ये पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पहली सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार। ये सेकंड सरफेस का पोल है, ये सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार। लाइट ऐसे जा रही, मुझे बताओगे R1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? R1 will be positive or negative? Negative. R1 will be negative and R2 Positive. this will be positive. So इसको कुछ ऐसे याद कर लेते हैं जब बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने होते हैं कि कॉन्वेक्स है पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, कॉनकेव है पहला नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव, वैसे लिख लीजिए क्वेश्चंस पर आएंगे डायरेक्ट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। No doubt, sir. क्लियर? स्क्रॉल करूं से? Yes, sir. So the first question is not this one, not this one. इसे लिखिए the first question. सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब वो है जो बोर्ड्स में आ चुके हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस है, एयर में फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, वाटर में पूछ रहा है फोकल लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। तो पहले लेंस को एयर में रखा, फिर लेंस को उठाकर वाटर में डाल दिया। कह रहा है वाटर में जब डालेंगे तो फोकल लेंथ कितनी होगी। मुझे बताओगे वाटर में डालने पर अगर मैंने लेंस को वाटर में डाल दिया आसिया, तो पूरे लेंस मेकर फॉर्मूला में ये है ना सब, कौन सी चीज चेंज होगी? N2, N1, R1, R2 किसमें चेंज आएगा अगर लेंस को उठाकर मैं वाटर में डाल दूं? N1 चेंज होगा। N1 चेंज होगा, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा विच इज N1 चेंज हो जाएगा। तो यहां देखो इसमें सॉल्यूशन करा हुआ है, मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ, आसान सी चीज है। एयर और ग्लास में पहले आपने लेंस ले लिया, ग्लास का लेंस है एयर में रखा हुआ है, 1/f इज N2/N1 - 1 1/R1 माइनस, जैसे मैंने साइन कन्वेंशन ऊपर बताया था, फर्स्ट पॉजिटिव होगा सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो गया प्लस हो गया।
वैल्यूज रख दो। N2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सराउंडिंग एयर है 1 -1 1/R1 + 1/R2, ये 0.5 हो गया। जैसे ही आपने इसे वाटर में डाला, वाटर में डालते ही ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क नहीं पड़ा, बट सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। सो इन दिस N2 तो सेम रहेगा, R1 R2 सेम रहेगा, बस N1 चेंज हो जाएगा। साइन कन्वेंशन भी सेम रहने वाली है, सिर्फ N1 की जगह 4/3 रख दिया। ये दो इक्वेशंस हो गए। जरा डिवाइड करके मुझे बता देना एफ प्राइम कितना आ रहा है। देखो इतना, और मुझे डिवाइड करके इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, R1 R2 सब कैंसिल हो जाएगा। एफ प्राइम लिख दो जरा चैट रूम में कितना मिल रहा है। ओके यश, यश एक बार चेक करो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लाइक इफ अगर मैं यहाँ N1 रखता हूँ ना, तो 1/f विल डिक्रीज, सो f शुड इंक्रीज। दिख रहा है ना, N1 बढ़ा रहा हूँ तो ये पूरा नंबर कम हो जाएगा, 1/f कम हो जाएगा, सो f बढ़ जाना चाहिए। एक बार चेक करो कैलकुलेशन। नहीं मानस, कुछ गड़बड़ है, एक बार और चेक करो। आसिया कुछ ज्यादा आ रहा है, देखो कहीं एक आध जीरो अलग, जीरो की गड़बड़ हो रही है, बाकी तो सही लग रहा है मुझे, कहीं एक जीरो की गड़बड़ है। अब्दुल्ला, अनुभव, हर्षित, जस्ट डिवाइड करना है दो इक्वेशंस को, और कुछ नहीं करना। यह शब्द भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हर्षित कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। आसिया तुम्हारा सही है, बस एक जीरो गलत, जीरो ज्यादा आ रहा है, चेक करो वो जीरो नहीं आना चाहिए। बाकी लोग, अनुभव, अब्दुल्ला, इतना टाइम लोगे? हाँ आसिया अब सही है तुम्हारा, जल्दी जल्दी लिखो कितना आया। गुड अभिनव, सही आ रहा है। अब्दुल्ला तुम रह गए हो बस। अरे यार देखो, जब तुम इन्हें डिवाइड करोगे ना, हाँ हर्षित अब सही है। सो 1/20 1/f प्राइम इज 0.5/1 0.5/4, 0.5 से 0.5 कैंसिल होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, f प्राइम ऊपर चला जाएगा, f प्राइम बाय 20 इज 480 आएगा ना। क्या 6.5 60 क्या लिखा? मानस, यश, वो 80 आएगा ना। कितना लिखा, आगे बढ़ूं? Yes. नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि उसने आपको एक कॉन्केव लेंस दे दिया। कॉन्केव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग नहीं होता, तो आपसे कहेगा कॉन्केव लेंस पर यहाँ रेज इंसिडेंट कर दी, रे डायग्राम कंप्लीट करना है इन तीन कंडीशंस में, व्हेन n2 इज ग्रेटर देन n1, व्हेन n2 इज लेस देन n1, व्हेन n2 इज इक्वल टू n। तो आपको ये चेक करना है, आप साइन कन्वेंशन जानते हो कि R1 नेगेटिव होगा और R2 कैसा होगा, पॉजिटिव। इन तीन कंडीशंस में मुझे ये चेक करके बताओ कि फोकल लेंथ कैसी होगी, साइन क्या होगा फोकल लेंथ का, नेगेटिव या पॉजिटिव। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गई दैट मींस ये कन्वर्ज करेगा, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई तो डाइवर्ज करेगा, फोकल लेंथ अगर इनफाइनाइट आ जाती है दैट मींस कुछ नहीं करेगा, रे सीधे जाएगी। चेक करो तीनों पार्ट्स और मुझे देखकर बताओ कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इनफाइनाइट है, कितना है। 8:57 हो रहे हैं, 3 मिनट बहुत होते हैं एक पार्ट के लिए, 1 मिनट छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट बहुत है। डू इट फास्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर के साइन कन्वेंशन ही चाहिए तुम्हें, वैल्यूज नहीं चाहिए। n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज लेस देन n1, ये डिसाइड करेगा तुम्हारी फोकल लेंथ का साइन क्या है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। आंसर्स लिखना फर्स्ट पार्ट का, क्या आ रहा है तुम्हारा, कन्वर्जिंग आ रहा है, डाइवर्जिंग आ रहा है, क्या आ रहा है। हर्षित गलत है, दोबारा चेक करो। अगर कोई चीज सिर्फ इंट्यूशन से आ रही है हर्षित, तो उसको मत लिखा करो, पहले मैथमेटिकली उसे चेक किया करो। इंट्यूशन गलत हो सकते हैं। नहीं यश, गलत आ रहा है।
अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव तो डाइवर्जिंग। मानस, अनुभव। गुड मानस, अब सही है। मानस का सही आ रहा है। अब्दुल्ला, आसिया, यस हर्षित, अब सही है। अभिनव, 1 मिनट और रहेगी, इसके बाद मैं सॉल्व करना शुरू कर दूँ। यस यश, अब सही है। देखिए सुनिए, बस इतना ही तो काम करना है। ये जो 1/f है n2/n1 - 1, भाई जब साइन कन्वेंशन आप रखोगे इट्स कॉनकेव, अभी बताया था R1 नेगेटिव होगा, R2 पॉजिटिव होगा, तो ये -R1/R1 -1/R2, ये साइन कन्वेंशन है। अब देखो n2 इज ग्रेटर देन n1, दैट मींस n2/n1 इज ग्रेटर देन 1। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 और ये 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, डाइवर्ज करेगा। n2 इज लेस देन n1, तो n2/n1 इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1, दिस इज 1, सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कन्वर्ज करना शुरू कर देगा। और n2 इज इक्वल टू n1, n2/n1 इज 1, तो आपकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है? स्ट्रेट चला जाएगा। इसी चीज को ना कुछ ऑथर्स ऐसे भी देते हैं कि लेंस डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये बहुत पुरानी ट्रिक्स हैं, पहले जो पुराने मैजिक शोज होते थे वहां कुछ लेता था वो उसको गायब कर देता था, कहता था लो डिसअपियर कर दिया। तो करता क्या था, उसने कोई ऑब्जेक्ट ली, उसको ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ऑब्जेक्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल है, तो वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में दिखेगी नहीं यार। तो ये साइन कन्वेंशन जिनसे नहीं हुआ था, अभिनव, अब्दुल्ला, हुआ, आसिया, Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो जल्दी से, इसको लिख लो, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखते हैं अगर लेंस कट करेंगे तो क्या होगा, कटिंग ऑफ लेंस। स्क्रॉल कर दूं, से लिख लिया इतना। हो गया, नेक्स्ट देखें। Yes, sir. नेक्स्ट देखो एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है विद दिस कॉन्वेक्स लेंस आल्सो। तो ऐसा होता है कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तो कॉनकेव डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तो उल्टा हो जाता है, जिसे कन्वर्ज करना चाहिए वो डाइवर्ज करने लगता है, जिसे डाइवर्ज करना चाहिए वो कन्वर्ज करने लगता है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है
पावर इज 1/f, 1/f इज पावर। भाई जो सनग्लासेस होते हैं दे आर कर्व्ड लेंसेज, लाइक कर्व्ड लेंसेज होते हैं, बट फिर भी उनकी पावर 0 होती है। एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों, कैसे होता होगा ऐसा? जब भी कोई कर्व्ड लेंस है अगर, तो उसकी कुछ ना कुछ तो फोकल लेंथ होगी, कुछ ना कुछ तो पावर होगी, बट सनग्लासेस की पावर 0 होती है। तो एक्सप्लेन करेगा ऐसे कैसे हो सकता है कि कर्व्ड भी है और पावर 0 है? पावर 0 होने का क्या मतलब है हर्षित? फोकल लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फोकल लेंथ है। तो देखो, इनफाइनाइट फोकल लेंथ के लिए प्लेन सरफेस तो हो सकती है, प्लेन सरफेस तो आप समझ सकते हो कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, बट कर्व्ड सरफेस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट कैसे हो सकती है? सर अगर उसका मीडियम और बाहर का मीडियम सेम हो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ग्लास है, बाहर एयर है। सनग्लासेस में तो ग्लास यूज करते हैं और कुछ नहीं होता, अंदर एयर फिल्ड नहीं होती, ग्लास है बाहर एयर है, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग है। तो वहां करते क्या है, हम वहां कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। मींस एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी, दूसरी सरफेस कॉनकेव होगी, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेते हैं। This is sunglasses. Sunglasses have convexo-concave lens having equal radius of curvature. R1b plus R, R2b plus R, तो वहां जब आप फोकल लेंथ लोगे ना, 1/f is n2 1 minus 1, 1/r minus 1/r, 1/r से 1/r कैंसिल हो जाएगा, 1/f 0 हो जाएगा, f infinite हो जाएगा। f infinite होने का मतलब है पावर will be 0. f is infinite means power is 0. These are your sunglasses. So they are convexo-concave lens जिनमें दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है, इसलिए वहां फोकल लेंथ इनफाइनाइट और पावर 0 हो जाती है। इसे लिख लीजिए, गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि व्हाई सनग्लासेस हैव 0 पावर। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट आता है कटिंग ऑफ लेंस पर। कहता है एक लेंस लो और उसे काट दो। दो तरह से आप लेंस को काट सकते हो, एक आप काट सकते हो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक आप काट सकते हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों तरह से काट के देखते हैं। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। फोकल लेंथ निकाल रहा हूँ बस मैं इसकी, R1 प्लस R, R2 माइनस R, फोकल लेंथ आ गई n2/n1 माइनस 1 इंटू 2/r। दिस इज योर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, दोनों साइड की फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। अब मैं आपसे कहता हूं इसे ना आप परपेंडिकुलर टू द एक्सिस काट दीजिए। तो अब ये जब काट दिया आप, तो अब ये कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स लेंस नहीं बचा। नाउ दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक साइड प्लेन है, एक कॉन्वेक्स है। प्लेन साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। अब जब आप लोगे तो 1/f1 रेडियस, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/r माइनस 1/infinity, 1/infinity 0 हो गया, इट्स 1/r। जरा इसे कंपेयर करना अभिनव, ये वाली इक्वेशन, हाँ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, लाइक 2 और 3 को कंपेयर करना। कुछ रिलेशन मिल रहा है फोकल लेंथ में? डबल है, ट्रिपल है, बराबर है, क्या हो रहा है अभिनव? 2 और 3 को कंपेयर करके मुझे बताओ कौन सी फोकल लेंथ किसकी डबल है या इक्वल आ रही है? अभिनव यश, 1/f 1/f1 को कंपेयर करो, कौन किसका डबल सर F1 डबल। है? f1 डबल है। तो देखो 1/f इज n2/n1 माइनस 1 इंटू 2/r, 1/f1 इज n2 माइनस n1 1/r। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे आपको क्लियर कट दिखेगा 1/f जो है 1/f1 का डबल है। तो 1/f इज ट्वाइस ऑफ 1/f1, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f1 इज 2f। कि अगर आपने बीच में से कट कर दिया लेंस को, जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना, उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पहले वाले लेंस से डबल हो जाती है। इतना लिखिए, फिर देखते हैं पैरेलल टू एक्सिस कट करेंगे तो क्या होगा।
स्क्रॉल करूं से आगे, लिख लिए? आसिया नोट कर लिया इतना? Yes, sir. अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे ऐसे कट करता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कट कर दिया एक ऊपर और एक पोर्शन इतना, क्या लगता है क्या फोकल लेंथ में कोई चेंज आएगा हर्षित? नो सर। क्यों? क्यों? अगर मैंने इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट किया है हर्षित, तो क्यों लगता है आपको कि फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा? तुम्हारा आंसर सही, रीजन चाहिए मुझे। सर क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट और राइट कंसिडर करेंगे हम यहाँ, तो हम सर ये तो अगर हम मियरली पहले वाले लेंस को नीचे से कवर कर दें तब भी सेम सिचुएशन बन जाएगी, तो लेंस तो वही रहेगा। वेरी गुड। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं हो रहा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस चेंज नहीं हो रहा, तो फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट कर दिया देन फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। सिर्फ फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी पर, इंटेंसिटी हाफ हो जाए। आपने नीचे से कवर कर दिया तो आपकी जो भी इमेज की ब्राइटनेस थी वो एग्जैक्टली हाफ, इसे लिख लें। लिख लिया था? यस सर। ओके, सो दैट वाज अबाउट लेंस मेकर फार्मूला, जितना आपके बोर्ड्स में आता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आज तो इसको यही छोड़। चलिए आज सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जी। मतलब टॉपिक से नहीं है, थोड़ा टॉपिक से बाहर है, हाँ ज्योग्राफी रिलेटेड है थोड़ा।